दोस्तों, आपने एपिसोड 3 का पार्ट 1 देखा। वो मुझे बीच में काटना पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बकवास कर गया और वो एपिसोड 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो गया। इतना टॉर्चर तो मैं आप लोगों को करना नहीं चाहता हूँ। तो लीजिए, पेश है ये एपिसोड 3 का ही पार्ट 2। जो बाकी बचे जो गाने हैं और किस्से हैं वो इस पार्ट में आपके सामने मैं रखता हूँ। थैंक यू। तो हो गई महंगाई की बात और अब वापस लौटते हैं, ज़रा अमीन सयानी जी को जो है ट्रैक करते हैं कि वो क्या कर रहे थे। ये जो बिनाका गीत माला था, इट स्टार्टेड 1952 एज अ डिफरेंट प्रोग्राम और उसका नाम था लिप्टन के सितारे, लिप्टन चाय, लिप्टन के सितारे था ये 1952 में। फिर 1953 ऑनवर्ड्स जो है ये बिनाका गीत माला बन गया। अब ये बिनाका गीत माला का इंस्पिरेशन, ये काउंटडाउन शो का आइडिया कहाँ से आया, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब उस टाइम में जब ये बिनाका हिट परेड 1952 में शुरू हुआ था, द आइडिया वाज टू जस्ट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर हिंदी, ऑल्सो तमिल प्रोग्राम्स भी वो उसमें थे, इंग्लिश भी था। और ये दिस वाज बिकॉज ऑफ दैट बैन ऑन AIR, सो रेडियो सिलोन गॉट इन एंड दे स्टार्टेड एयरिंग हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स। और ये उससे पहले, ये बिनाका गीत माला से पहले इंग्लिश काउंटडाउन शो चलता था which was hosted by a person called an anchor, a host called Greg Rakowski. तो ये Greg Rakowski जो है, he was a very popular character. I have never had the occasion to listen to his shows, but he was a very popular character. And वो प्रोग्राम उसमें रेडियो सिलोन में it was a big hit. So the idea occurred to them that similar एक काउंटडाउन शो क्यों ना इसमें हिंदी में भी किया जाए। उससे पहले हिंदी गानों का तो कोई प्रोग्राम ज़्यादा ऐसे होता भी नहीं था और काउंटडाउन शो तो पता भी नहीं था लोगों को। सो बिनाका जो हिट परेड बिकेम बिनाका गीत माला। एंड और बिनाका गीत माला के बाद जो है ये काफ़ी सालों बिनाका ही का नाम चला। फिर उसके बाद वो नाम बदल के सिबाका हो गया। ये सब टूथपेस्ट है। बिनाका टूथपेस्ट तो आपने यूज़ किया ही होगा, ज़रूर किया होगा। और वो बिनाका टूथपेस्ट उस समय क्यों इतना बच्चों में बहुत पॉपुलर था, क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे वो प्लास्टिक के टॉयज आते थे, एनिमल्स के, तरह तरह के होते हैं एनिमल्स का। प्रोडोमिनेटली मुझे याद है डायनासोर, ये वो छोटे छोटे खिलौने आते थे, विच वॉज a kind of collectible. People used to collect. The children used to घर में ये बोलते हैं कि भाई मैं पेस्ट करूँगा जब बिनाका टूथपेस्ट आए। क्यों? वो पेस्ट में ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, उसमें टॉय में इंटरेस्टेड थे। तो ये बिनाका गीत माला फिर बना सिबाका गीत माला और बाद में जो है वो बन गया कॉलगेट सिबाका। तो ये सब one company takes over the other and that is why the names also change. ये सिबाका गीत माला बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि 1989 से 1994 तक ये प्रोग्राम विविध भारती में बजता रहा। 1 घंटे का एक प्रोग्राम था, अमीन सयानी वो थे। 1994 से ये थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया, मगर जो है फिर भी ये विविध भारती पे बजता था आधे घंटे के लिए 1998 तक, मगर दैट वाज ऑन मंडेज एंड दैट टू फॉर हाफ एन आवर। और वो 1998 तक। तो इफ़ यू सी द लॉन्जिविटी ऑफ द शो, 1952 से 1998
1998 तक, ऑलमोस्ट 50 years दिस प्रोग्राम वॉज रनिंग। तो ये तो कहानी है आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बिनाका गीतमाला। एंड नाउ लेट्स गो टू द ईयर 1976। तो 1976 में एक और हिट फिल्म बनी थी, कभी कभी। तो उसमें कौन थे? ये भी एक मल्टी स्टार कास्ट था। अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, वाह क्या दिग्गज थे भाई उस जमाने के। तो ये गाना गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने। मुकेश का सोलो भी है, बट वी विल सी लता मंगेशकर वर्जन हियर, वेयर बाद में लेटर इन दिस सॉन्ग मुकेश का भी आता है। तो ये गाना लिखा था, एक्चुअली दिस वाज अ पोएम रिटन बाय द ग्रेट पोएट साहिर लुधियानवी। मैं पल दो पल का शायर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना है। मैं पल दो पल का शायर हूँ भी इसी पिक्चर की है, और उसको पॉपुलैरिटी चार्ट में टॉप पोजीशन नहीं मिला। मगर ये जो गाना है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, दिस वाज द टॉप सॉन्ग इन द ईयर 1976 ऑन बिनाका गीतमाला। एंड द म्यूजिक वाज अरेंज्ड बाय खयाम साहब। खयाम साहब भी धुरंधर अपने ज़माने के थे। उनके सेलेक्ट पिक्चरों में आते थे, मगर उनका भी धुन देने का स्टाइल, म्यूज़िक अरेंज करने का, वो खुद गाते भी थे। और उनकी वाइफ भी गाती थी, दिलराज कौर, वो भी गाना गाती थी, बहुत खूब गाती थी। तो ये गाना चलिए फिर हम सुन लेते हैं। लेट अस लिसन टू कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो ये गाना बड़ा खूबसूरत गाना है। इट वॉज वेरी सोलफुली रेंडर्ड बाय मुकेश एंड लता मंगेशकर, ब्रिलियंट सॉन्ग। तो ये गाना टॉप हिट था फॉर द ईयर 1975, रोटी कपड़ा मकान ऑन द शो बिनाका गीतमाला। अब अमीन सयानी के फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ हम सुनते नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर के फैक्ट्स मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। उनके मदर के बारे में तो मैंने आपको बताया, और उनके भाई के बारे में भी मैंने बता दिया। एक्चुअली इनके एक और भाई भी थे जो हमीद से बड़े थे। ही वॉज अबाउट 6-7 years ओल्डर दैन हमीद सयानी। अब वो उनका क्या था, क्या क्वालिटीज़ थे पता नहीं। हमीद सयानी तो मैंने बताया, ही वॉज ट्रेमेंडस होस्ट हिमसेल्फ, ब्रॉडकास्टर हिमसेल्फ। एंड हमीद सयानी के बारे में आपको इस जगह मैं ये भी बता दूँ कि ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अ क्विज शो, रेडियो क्विज शो। और उस क्विज शो का नाम क्या था आपको याद है? कि रेडियो में एक क्विज शो आता था संडे को, मेरे ख्याल से 2 o'clock और 2:15 और समथिंग लाइक दैट।
and it was sponsored by बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट। जी हाँ, बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट में हमीद सयानी, he was the person who hosted that show, he was the quiz master for that show for years together, I think up to 1975 when he passed away, and then Amin Sayani took over from his brother। बताइए, उधर बिना का गीत माला और इधर ये बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट में भी घुस गए थे एज अ क्विज मास्टर। सो दैट इज हाउ वर्सेटाइल ही वाज। तो कुलसुम इनकी मदर थी, हमीद इनके भाई थे, एक और भाई हमीद के बड़े भाई भी थे, और उनके पिताजी जान मोहम्मद सयानी, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ फिजिशियन। और मैंने कहीं पढ़ा, अमीन सयानी वॉज शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन कि उनके पिताजी जो थे वो ज़्यादा गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। ही यूज्ड टू ट्रीट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, also buy medicines for them and distribute the medicines free of cost। तो इसीलिए their family was mostly kind of, they were not very rich, और ये गुजराती फैमिली थे, अमीन सयानी भाई, गुज्जू भाई, ओके। तो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, बट they seems that they were a very contented and very committed kind of family। मदर तो ऑलरेडी डिसाइपल थी महात्मा गांधी की, और एक मैगज़ीन भी, वो रहबर, वो छापती थी उनके लिए, जिसके लिए अमीन सयानी ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प हर इन प्रोड्यूसिंग दैट मैगज़ीन। अब देखिए उसका, गांधी जी का कितना इम्पैक्ट था ऑन द यंग अमीन सयानी। I saw in one of his interviews that when Gandhi ji was assassinated in 1948, तो he was shocked as a child। उस समय उनके कितने उम्र थे? 16 साल के थे, 1932 के पैदाइश है, 16 साल के थे ये। तो he says that he was shocked, stunned and despaired कि भाई ये कैसे हो सकता है। Then he took a vow that मैं इस नए देश का नया नौजवान बनूंगा, और मेरे तरफ से जो भी होगा मैं अपने स्किल के अनुसार मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। एंड वन ऑफ द डिसीजंस, क्रूशियल डिसीजंस ही मेड वाज टू जॉइन द हिंदी डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो वो अब तक तो अंग्रेज़ी में उनका ज़्यादा, ही हैड एंटायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से था, सो ही वॉज मोर कंफर्टेबल with English, and वो during his school days and college days he also used to participate in plays। तो वो English plays वगैरह भी करते थे, वो स्टेज शोज भी करते थे वो। तो उनका क्या था कि मैं हिंदी में ही काम करूँगा, मैं हिंदी सीखूँगा। तो he gave an audition ऑल इंडिया रेडियो में, बट वहाँ पे जो बॉसेस थे दे सेड कि यार तुम्हारा हिंदी जो है इट इज़ एंग्लिसाइज्ड, तो पहले अपना डिक्शन सुधारो, अपना जो है वो आर्टिकुलेशन ऑफ द लैंग्वेज प्रॉपर करो, उसके बाद आवाज़ तो तुम्हारी अच्छी है ही है, बाद में वो करेंगे। तो देन ही टुक स्पेशल ट्रेनिंग टू improve his language as well as his diction। So this is what अमीन सयानी, कितना अजीब एक आदमी के बारे में आप सोचेंगे। if you think of अमीन सयानी only as a broadcaster and as a host, तो कितना it's one dimensional, so he was a multi-dimensional personality। So okay, we'll take a pause here and move to the नेक्स्ट ईयर 1977। अब आप जानते ही हैं कि भाई रोमांटिक स्टोरीज ऑलवेज हैव फैसिनेटेड अस एंड कॉट आवर इमेजिनेशन, particularly after Shakespeare wrote this Romeo and Juliet। That Romeo and Juliet spawned a lot of other romantic stories, and जो Indian version of Romeo and Juliet, the North Indian version of रोमियो एंड जूलियट इज लैला मजनू। अब लैला मजनू पिक्चर
बनी थी 1977 में, और इट फीचर्ड यंग ऋषि कपूर एंड रंजीता कौर, न्यू एक्ट्रेस रंजीता कौर, एंड द रिडाउटेबल डैनी डेंजोंगपा। ये लोग उस पिक्चर में थे। और उस पिक्चर में एक गाना बहुत मशहूर हुआ है। पिक्चर फेमस हुई थी कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, मगर गाना बहुत मशहूर हुआ था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो इस गाने को लिखा था अगेन साहिर लुधियानी साहब ने, और म्यूज़िक दिया था मदन मोहन साहब ने। क्या मदन मोहन साहब का भी यार कोई जवाब नहीं है, उनका म्यूज़िक का तो मैं तो मुरीद हूँ। एंड उनका फेवरेट जो सिंगर कौन था, यूज्ड टू पैट्रोनाइज लता मंगेशकर अलॉट। लता मंगेशकर और मदन मोहन, इनका बड़ा एक अनोखा संबंध और रिश्ता था, टू द एक्सटेंट कि जब वीर ज़रा पिक्चर जो बाद में रिलीज़ हुई थी, तो उसमें यश चोपड़ा इट सीम्स फाउंड आउट, डिस्कवर्ड सम न्यू सॉन्ग, अनपब्लिश्ड, unwritten, unsung song of poem of Madan Mohan, music of Madan Mohan, and he introduced a song in his film Veer Zara, which was again sung by Lata Mangeshkar. तो ये रिलेशनशिप था मदन मोहन और लता मंगेशकर का। तो गाना सुन लेते हैं हम, कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये गाना बहुत हिट हुआ था, एंड दिस वेंट ऑन टू बिकम द टॉप ऑफ द चार्ट सॉन्ग ऑन बिनाका गीतमाला फॉर द ईयर 1977। इधर हम अमीन सयारी के वो देख रहे थे, कैपेबिलिटीज देख रहे थे। 1948 में ही वाज डिटरमिन्ड दैट ही विल मास्टर हिंदी, विच ही डिड, एंड he then went on to host this very famous program Binaka Geetmala for Radio Ceylon. अब ये रेडियो सिलोन में ऑल इंडिया रेडियो में भी थे और रेडियो सिलोन में भी थे। क्या इसका क्या मिस्ट्री क्या है? उसमें कोई मिस्ट्री मुझे तो ज़्यादा कुछ डेल्व करने का मौका नहीं मिला, बट व्हाट आई गैदर is that he was not an employee of Radio Ceylon. He was kind of, especially he was hired as a consultant or whatever it could be for Binaka Geetmala. And I believe he was employed with All India Radio. और बीच में ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि he was also working with one of the Tata Group companies as a brand manager. और क्या वो टाटा उस समय जो ये सोप बनाती थी, वो हमाम और तरह तरह के सोप्स जो हैं वो बनाती थी, वो ये जो उन सोप्स का जो है he was the brand manager for a couple of years. He worked with Tata Group also as a brand executive, brand manager. अब कमिंग बैक टू दिस शो, इसका जब फर्स्ट एपिसोड एयर होने जा रहा था तो एवरीवन वाज टेंस बिकॉज नोबडी न्यू हाउ दिस शो विल बी रिसीव्ड, एंड मन में जो है ही वाज वेरी कीन टू काइंड ऑफ एक्सेल, ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट, क्योंकि हिंदी में पहली बार, और
he was very keen. He knew that he had a good voice, but he was very determined to make an impact on the listeners. तो ही मन ही मन में उन्होंने कहा कि मुझे अगर 200-300 लोग भी जो है इसको रिस्पॉन्ड करेंगे फेवरेबली तो माई जॉब इज़ डन एंड क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी. तो जब ये प्रोग्राम, द फर्स्ट प्रोग्राम वाज एड ऑन अ वेडनेसडे इन 1952 और 53, आई थिंक 53, बिना का गीतमाला 53 से. तो जब ये प्रोग्राम व्हेन इट हिट द एयर्स इट क्रिएटेड अ स्टर, मतलब पूरा उसने हिला के रख दिया भारतवासियों को. एंड ये जो उनका जो रिस्पॉन्स था, they were simply flooded with thousands of letters, postcards. That उस ज़माने में postcard वाला era था. They were flooded with thousands and thousands of postcards. 9,000 postcards came on a day, and then it kept increasing. So the broadcasters were also, Radio Ceylon was also taken aback कि भाई ये क्या है यार, हमारा इंग्लिश काउंटडाउन शो है, उसमें भी इतना नहीं आता जिसमें ये इसके फर्स्ट एपिसोड में ही इतना जो पॉपुलैरिटी आ गया. तो उसके बाद तो फिर पूछो ही मत, अमीन सयानी, बिना का गीतमाला, एंड द रेस्ट एज वी से इज हिस्ट्री विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये हिस्ट्री के साथ साथ जरा ये हिस्टोरिकल सॉन्ग्स भी देख लेते हैं. तो 1978 की बात है जब पिक्चर बनी थी अखियों के झरोकों से. अखियों के झरोकों से was a bittersweet kind of story, if I remember. It starred Sachin and Ranjita Kaur again. तो ये एक bittersweet story था. I think इसमें रंजीता was blind and उसके आंखों का तारा बने थे, आंख बने थे सचिन. So this was the song from the film अखियों के झरोकों से became a super hit song and it topped the chart in बिना का गीतमाला for the year 1978. और इस गाने को गाया था हेमलता ने. हेमलता कौन? लता की बहन या हेमू मालिनी की बहन? नहीं जी, ये हेमलता was a singer. She has not sung many songs, but उनकी भी अपनी आवाज़ थी, ये तो मानना पड़ेगा. She had a distinct and very nice voice. But भाई ये लता मंगेशकर और आशा भोसले की मोनोपोली के चलते जो है कौन फीमेल सिंगर उस ज़माने का उठ पाया. तो खैर वो पॉलिटिक्स की बात अलग है. अखियों के झरोकों से ये गाने का भी यही बोल है, अखियों के झरोकों से. तो ये गाना जो था लिखा था रविंद्र जैन ने, उसका म्यूज़िक भी दिया रविंद्र जैन ने. और रविंद्र जैन साहब की खासियत ये है कि ही वॉज हिमसेल्फ ब्लाइंड. तो आप ये गाना चलिए अब हम सुनते हैं. लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग. अखियों के झरोकों से
तो ये गाना था जिसको हिबलता ने गाया था, और दिस वाज द चार्ट टॉपर, एनुअल चार्ट टॉपर फॉर द ईयर 1978। अब हम आते हैं 1979। 1979 में तो भाई अपना अमिताभ बच्चन साहब तो छाए ही हुए थे उस समय। जो सहर से दूसरी मूवी जो है अमिताभ बच्चन एंड अमिताभ बच्चन, तो ये भी फिल्म अमिताभ बच्चन की है और साथ में उनकी जीना तमान थी। अब आपने गौर किया, जीना तमान क्रीपिंग अप इंट्रोड्यूस्ड in 1971 and she was making waves। तो इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के साथ जीना तमन थी। ये गाना जो है ये एक पान के बारे में, एक तुच्छ चीज़ पान। अब क्या पान के बारे में क्या कोई गाना बना सकता है? और हाँ, बना था पहले, पान खायो सैया हमारो, तो बना था, मगर ये गाना जो है ये जितना पॉपुलर हुआ इट बिकेम अ कल्ट काइंड ऑफ सॉन्ग। और ये शायद मैंने अपने पहले के प्रोग्राम में भी बोला कि दिस सॉन्ग अपीयर्स टू हैव बीन प्लांटेड इनटू दैट सिचुएशन बिकॉज नो उस सिचुएशन में इट वाज नॉट वारंटेड एट ऑल। एंड ये पिक्चर आप तो समझ ही गए होंगे, डॉन फिल्म का गाना था। इस गाने को लिखा था अनजान ने और म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और ये गाना तो सुन लीजिए। रंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए। और ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो ये छोरा गंगा किनारे वाला का सॉन्ग था, खाई के पान बनारसी वाला। और क्या पान खिलाया इसने यार दुनिया को। और वेरी रियली आज तक ये गाना खूब चलता है। अच्छा, अमीन सयानी के फैमिली के बारे में हम बात कर रहे थे। हु वॉज हिज वाइफ एंड डज ही हैव चिल्ड्रन? तो मैंने तो पहले ही चिल्ड्रन का तो मैंने पहले ही बोला कि देयर वाज अ न्यूज़ दैट इन वन ऑफ माई द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई टोल्ड यू देयर वाज अ न्यूज़ रूमर recently that Amin Sayani has passed away and his son clarified that he has not. So he has a son राजिल सयानी और इनकी वाइफ गुज़र गई हैं। उनका नाम रोमा मुट्टू है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, रोमा मुट्टू है। तो शी इज़ अ कश्मीरी। और इनके बारे में भी जो है अमीन सयानी का एक, आप खुद ही अपना एक किस्सा बताते हैं कि ये किसी पंडित जी से, ज्योतिष से कभी मिले थे। तो उस ज्योतिष ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई आपकी शादी किसी कश्मीरी पंडित लड़की से होगी, और हो भी गया। रोमा से शादी भी इनकी हुई, वो कश्मीरी पंडित थी। और रोमा के फादर जो हैं, ही वॉज द हेड ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हिंदी सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से उस कनेक्शन से ही कुछ मेल मुलाकात हुई होगी। तो ये तो उनके फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैंने बताया। एंड आई ऑल्सो गैदर दैट शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर। एंड
she was a very keen music buff. Somewhere I read her son saying in an interview कि उसकी मदर जो है, अगर म्यूज़िक के बारे में कुछ भी जानना हो तो मदर से पूछ लो. शी इज़ द वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूज़िक, शी इज़ द वॉकिंग विकीपीडिया ऑफ म्यूज़िक. तो देखिए वाइफ भी कितनी टैलेंटेड थी. तो चलिए अब 1980 पे आते हैं. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस एपिसोड. वी आर इन द ईयर 1980 एंड 1980 में फिल्म बनी थी सरगम. इट वॉज आई थिंक इट इज़ अ रीमेक और कॉपी ऑफ तमिल मूवी. और इसमें गाना गाया था रफ़ी और लता ने, जो बहुत ही हिट हो गया था. एंड इफ़ एवर an instrument, the name of an instrument and the instrument can create waves and make a song hit, it was this song. तो आपने समझा ही होगा कि ये सरगम पिक्चर का कौन सा गाना है. ये डफली वाले डफली बजा. तो ये डफली जो थी उस समय तक जो लोगों के नाम पे नहीं था, इस गाने के बाद तो सभी डफली वाले हो गए थे, डफली बजा रहे थे. और इस पिक्चर में हीरो थे ऋषि कपूर और हीरोइन थी जयप्रदा. जयप्रदा वॉज एट दैट टाइम, शी वॉज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस इन द साउथ. तमिल फिल्म में काम करती थी और शायद उनका पहला ये हिंदी फिल्म था. एंड इट बिकेम अ सुपर हिट एंड दिस सॉन्ग चार्ट बस्टर. तो ये डफली वाला लिखा था, सॉन्ग वाज रिटन बाय आनंद बख्शी एंड द म्यूजिक वाज म्यूजिक डायरेक्टर वाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. तो अब थोड़ा डफली भी आप बजा लीजिए और साथ में डांस भी कर लीजिए. जयप्रदा का कितना अच्छा डांस था इसमें. ऋषि कपूर तो खैर अच्छे डांस करते ही थे, और जयप्रदा क्या ग्रेसफुल. तो ये डफली वाला आपने बजाया? डफली उफली कभी बजाया डफली? मैंने तो नहीं बजाया. आपने बजाया हो तो इसी गाने की वजह से होगा. तो नाउ वी कम टू द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस प्रोग्राम. अगेन अमिताभ बच्चन और जीनत अमन. मैंने आपको बताया था, वार्न किया था, ये डेकेड जो है देखिए, जीनत अमन, अमिताभ बच्चन, इन्हीं के नाम से चल रहा है सब कुछ. तो 1981 में पिक्चर बनी थी लावारिस. तो लावारिस पिक्चर तो अपने जगह पे हिट हुई. तो उस समय क्या, अमिताभ बच्चन जिस फिल्म में काम करता है हिट होता है. पर्सनली लावारिस इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स, ईदर in terms of the storytelling or in terms of his acting, but it was a hit. तो इसमें गाना लिखा था अनजान ने और म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने. और ये गाना भी किसने गाया? खुद अमिताभ बच्चन ने गाना गा दिया. अब बताओ, जब आदमी का स्टार्स हाई होता है तो उससे कुछ भी करवा लीजिए, उससे गाना भी गवा लीजिए, डांस भी करवा लीजिए, हीरो भी बना दीजिए, कॉमेडियन भी बना दीजिए, सबको हटा दीजिए, सिर्फ उसको स्क्रीन पे लाइए, तब भी पिक्चर सुपर डुपर हिट होनी है. तो ये हालत थी उस ज़माने में अमिताभ बच्चन की. और गाना क्या था? एटलीस्ट इट इज़ नॉट माई फेवरेट सॉन्ग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमित जी. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है,
I believe this song became very popular. It became a super duper hit in certain circles. Those people used to wander around the streets singing this song. तो ये गाना अमिताभ बच्चन ने गाया और उनके साथ अलका याग्निक का भी इसमें सुर आपको, अगर पूरा गाना सुनेंगे तो अलका याग्निक का भी वॉइस आपको सुनाई देगा. तो दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस एपिसोड. सुन लेते हैं. ला 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 मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो भी तो बदनाम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. तो ये तो हुआ जी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. 1981 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और 10 गाने इस एपिसोड के हो गए हैं. अमीन सैनी जी के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बता दिया और झूम दे चलिए की हिस्ट्री भी मैंने आपको सुना दी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को सुनने के लिए, फॉर एनकरेजिंग मी टू ब्रिंग आउट दिस प्रोग्राम एंड कीप लिसनिंग एंड एनकरेजिंग. और कुछ नए नए प्रोग्राम कुछ ऐसे ढूंढ के करेंगे. मगर ये तो अभी देखिए, अभी एक आध एपिसोड और है. अभी तो वी हैव कवर्ड 1981 तक. वी हैव टू कवर अप टू 1993 94 का जो प्रोग्राम बिना का गीत माला का था, उसमें 1993 का लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो था वो आया था. तो तब तक तो आपको सुनना ही पड़ेगा. यू हैव नो ऑप्शन सर, मैडम. तो भाइयों बहनों, इसी के साथ लेट मी साइन ऑफ. शब्बा खैर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ. कोरोना से तो बचिए और होप करिए, प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी कुछ वैक्सीन बन जाए इसका. नहीं तो बहुत ही परेशान कर रखा है हम सब. एनीवे, गुड बाय.